से होकर प्रवेश करता है, मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे पहला कहाँ करता है, ये बिजनौर जिला में प्रवेश करता है। और उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करता है और बिहार में बक्सर जिला से प्रवेश करता है और बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरता है, जिससे पहला बक्सर, फिर भोजपुर, फिर आरा, फिर गया, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार। ठीक सर जी। और कटिहार से ये कहाँ प्रवेश करता है, तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जब प्रवेश करता है तो प्रवेश करते ही यह जलधारा दो भागों में टूट जाता है। पूरब की ओर बहने वाले नदी का नाम भागीरथी और जो जलधारा मुड़ता है दक्षिण की तरफ से बोलते हैं हुगली नदी। और हुगली नदी के तट पर बसा हुआ कौन सा, कोलकाता नगर। और कोलकाता नगर जो है 3 गांवों को मिलाकर स्थापित किया गया। कौन कौन सा, सूतानदी, कालीकाटा, गोविंदपुर। और इसके वास्तुकार कौन है, जो चारनौक हैं। और आज का टॉपिक है इसमें हम लोग का प्राचीन इतिहास में हम लोग का है आज का इसमें कश्मीर के राजवंश में, कश्मीर का राजवंश और कामरूप का वर्मन वंश और गुर्जर का प्रतिहार वंश। ठीक है, आज का टॉपिक है। तो इसमें पहला है कश्मीर पर शासन करने वाले प्रथम शासक वंश का प्रकार बताओ, क्रम क्या है। लोहार वंश, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। बताओ कि कश्मीर में कारकोट वंश का स्थापना किसने किया था। दुर्लभ वर्धन ने किया था। अब बताइए सर, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। पलटिए, किताब पलटिए। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। इसी दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था, कारकोट राजवंश के शासनकाल में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, हर्षवर्धन किसके शासनकाल में या किस वंश के शासनकाल में भारत आया था, सॉरी कश्मीर आया था। क्या बताएंगे सर, ये आपका कारकोट वंश में कौन सा, दुर्लभ वर्धन। अब बताओ कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा, शक्तिशाली। हाँ बोलो। ललितादित्य मुक्तापिंड। चलो बताओ, कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बोलो मिंटू। कौन किया था, ललितादित्य मुक्तापिंड ने नहीं किया था। अब बताइए सर, उत्पल वंश का मतलब कारकोट वंश के पश्चात किस वंश का स्थापना हुआ था, उत्पल वंश का स्थापना हुआ था। अब बताइए इस वंश का संस्थापक कौन था, अवंती वर्मन था। अब बताइए सर, अवंती वर्मन की किस अभियंता ने सिंचाई के नहर का निर्माण किया था, सूर्य नाम था, सूर्य। अब बताइए गिद्दा जो थी वो उनका संबंध किस राजवंश से था, उत्पल वंश से था। बताइए उत्पल वंश के बाद कौन सा वंश कश्मीर, लोहार वंश आया। लोहार वंश का संस्थापक कौन था, लोहार वंश का संस्थापक कौन था, संग्राम, बिल्कुल। अब बताइए सर इसके बाद कि संग्राम वंश का जो राजा था, संग्राम राज के बाद इस वंश का शासक कौन बना। अब बताइए लोहार वंश का सबसे प्रसिद्ध विद्वान, मतलब सबसे प्रसिद्ध विद्वान और जो राजा थे वो क्या थे, काफ़ी विद्वान थे, पढ़े लिखे और क्या थे, भाषाओं के ज्ञाता थे। कलहन किस राजा का आश्रित कवि था, हर्ष का था। अब बताइए सर, लोहार वंश का अंतिम शासक जयसिंह था। अब बताइए कलहन का पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी, इसमें किसके इतिहास का उल्लेख किया गया है, कश्मीर के इतिहास का। राज तरंगिणी के कौन है सर, कलहन है, और राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का उल्लेख किया गया है। अब बताइए सर कि कामरूप का जो वर्मन वंश है इसका संस्थापक कौन था, पुष्य वर्मन था। अब बताइए सर, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, कौन थे, नागभट्ट प्रथम थे, बिल्कुल। अब बताइए सर, प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था,
मिहिर भोज था। अब बताइए मिहिर भोज ने अपना राजधानी कहाँ स्थापित किया? कन्नौज में। अब बताइए सर कि मतलब कि मिहिर भोज किस भगवान का उपासक था? भगवान विष्णु का। अब बताइए सर इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? यशपाल। अब बताइए सर दिल्ली के नगर का स्थापना किस शासक ने करवाया था? दिल्ली का स्थापना कौन करवाया था? अनंगपाल ने करवाया था। याद रखना दिल्ली का संस्थापक कौन था? अनंगपाल, जो क्या था? तोमर राजवंश का। तो कौन था? तोमर राजवंश का। इसमें इतना ही था। अगला लिखिए इतिहास में होमवर्क हो गया था कौन हम लोग का? अब मध्यकालीन भारत में हम लोग का एक बार पूरा इतिहास लूसेंट का मध्यकालीन पूरा पूरी खत्म हो गया। अब ये हो रहा है स्टार्ट हम लोग का दोबारा रिवीजन। ठीक है, तो दोबारा जब स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम कल के होमवर्क में दिए थे, इसमें दिए थे भारत पर अरबों का आक्रमण और महमूद गजनी। बताइए सर भारत पर सबसे पहला सफल आक्रमण कौन किया था? महमूद गजनी। गलत बात, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कब किया था भाई? कहां पर किया था? सिंध में किया था। अब बताइए सर अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। अब बताइए सर भारत पर अरबवासियों का आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रचार प्रसार करना था। अब बताइए सर गजनी वंश का संस्थापक कौन था? मिंटू बताओ, गजनी वंश का संस्थापक कौन था? बताइए सर। अच्छा बताइए सर गजनी साम्राज्य का संस्थापक, बोलिए मौसम, गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन था। कब स्थापना किया था? 932 में किया था। बताइए सर अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात गजनी का शासक कौन बना? कौन सा? प्रीतिगीन बना था। अब बताइए सर प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में किस वंश का शासन था? कौन वंश का? शाही वंश का। बताइए सर सुबुद्दीन किसका गुलाम था? अल्पतगीन का गुलाम था। अब बताइए महमूद गजनी किसका पुत्र था? सुबुद्दीन का। अब बताइए सर महमूद गजनी अपने पिता के काल में या राजगद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का शासक था? खुरासान का शासक था। अब बताइए महमूद गजनी राजगद्दी पर कितने वर्ष का स्थान बैठा था? 27 वर्ष। कब बैठा था? 998 में बैठा। बहुत अच्छा। अब बताइए कि महमूद गजनी को यामीन उद दौला का उपाधि कौन प्रदान किया था? बगदाद खलीफा अलादिल बिल्लाह ने प्रदान किया था। अब बताइए महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। बताइए महमूद गजनी की भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में किया था। और बताइए सर महमूद गजनी ने शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण कब किया था? 1001 ईस्वी। बिल्कुल। अब बताइए मौसम महमूद गजनी ने नगरकोट पर आक्रमण कब किया था? 1008 में। बताइए महमूद गजनी ने जो उस पर आक्रमण किया इसका प्रमुख उद्देश्य उसने क्या किया? इसमें नगरकोट पर उसके पहले आक्रमण को मूर्तिवाद के विरुद्ध उसका पहला जीत बताया जाता है। अब बताइए सर महमूद गजनी ने कहां पर आक्रमण कर चक्र स्वामिनी की मूर्ति को बर्बाद कर दिया था? थाने पर आक्रमण करके। अब बताइए सर इसके बाद कि उसने कांस निर्मित आदम कद चक्र स्वामिनी की मूर्ति को कहाँ भिजवा दिया था? गजनी में, रंगभूमि भिजवा दिया था। अब बताइए महमूद गजनी का भारत पर सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था? में क्या आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर। इस मंदिर की लूट से कितने दिनार का संपत्ति मिला था? 20 लाख दिनार का। अब बताइए सोमनाथ मंदिर की रक्षा करने के लिए किस शासक ने उसकी रक्षा करने में युद्ध किया था? अहिलवारा के शासक ने। अब बताइए सर सोमनाथ मंदिर की लूट के जाने क्रम में महमूद गजनी पर किसने आक्रमण किया था? जाटों ने आक्रमण किया था। अब बताइए ये सोमनाथ हमारा जो मंदिर है ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में कितना है? प्रथम है। याद रखना है सर कि ज्योतिर्लिंग का संख्या कितना है सर? 12। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव संबंधित है। कई गो है? 12 गो। प्रथम कौन सा है? सोमनाथ। और सोमनाथ है कहाँ पे? गुजरात।
कहाँ पे है? गुजरात में है। अब बताइए सर, गुजरात में कहाँ पर? अरब सागर के तट पर बसा हुआ है। अब बताइए सर कि इसके बाद बताइए सर, इसके बाद हो गया, हाँ, अब बताइए महमूद गजनी ने भारत पर अंतिम बार आक्रमण कब किया था? 1027 में आक्रमण किया था। किसके विरुद्ध किया था? जाट विरुद्ध किया था। बताइए सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी था। अब बताइए सर, महमूद गजनी के समय पर प्रमुख दरबारी कौन कौन थे? अलबरूनी था, फिरदौसी था, उलवी था, फर्रुखी था। ठीक है सर, अगला लिखिए इसके बाद। अब महमूद गौरी और गुलाम वंश पूरा कल याद करके लिखिए। महमूद गौरी और गुलाम वंश कल पूरा करके आना है। बताइएगा घाघरा नदी का उद्गम स्थल? घाघरा का है नेपाल के तकलकोटा से। नेपाल के तापचूतुंग हिमानी से निकलता है। और बताइए सर इसका, अच्छा ठीक है भाई, बात अंतिम में लिखा है, मापचूतुंग लिखा हुआ है। अब बताइए सर, नेपाल का ये घाघरा नदी का मुहाना कहाँ पर है? ये है सारण और बलिया जिला के गंगा नदी के समीप। हाँ, आप ये कह सकते हैं बिहार के छपरा जो सारण जिला में पड़ता है उसमें बाईं ओर से आकर मिलता है कौन सा? आपका यह घाघरा नदी आकर मिल जाता है। इसका लंबाई बोले कितना दिया है? 1080 किलोमीटर है। अब बताइए गंडक नदी का उद्गम स्थल? नेपाल। अब नेपाल है, बताइए इसका सर मुहाना कहाँ पे है? गंगा कहाँ पर? बिहार के सोनपुर में। बिहार के सोनपुर में बाएं से आकर गंडक नदी मिल जाता है। ठीक है, अब बताइए बिहार में एक नहर का नाम है त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर को जल किस नदी से प्राप्त होता है? गंडक नदी से प्राप्त हो, याद रखिएगा सर। बिहार का फेमस नहर का नाम है त्रिवेणी नहर और इसको जल किससे मिलता है सर? गंडक नदी से प्राप्त होता है। बताइए गंडक नदी का लंबाई कितना है? 425। बताइए कोसी नदी का उद्गम स्थल? नहीं दिए थे क्या? अच्छा बताइए रामगंगा नदी का उद्गम स्थल? नैनीताल के हिमालय श्रेणी के दक्षिण भाग से। अच्छा बताइए सर, ये कहाँ पे इसका मुहाना है? कन्नौज कहाँ पड़ता है? कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब बताइए सर, इसका लंबाई कितना है? 696 किलोमीटर है। अब बताइए सर, चंबल नदी का उद्गम स्थल? हाँ सर, मध्य प्रदेश की मऊ के निकट जनपाव पहाड़ी है। बताइए इसका मुहाना कहाँ पे है? यमुना नदी है, उत्तर प्रदेश के बाद इटावा में मिल जाता है। यमुना का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा? चंबल नदी। आइए अब बताइए सर, इसके बाद चंबल नदी का लंबाई कितना है? 995 किलोमीटर। अब बताइए यमुना नदी का उद्गम स्थल? यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री उत्तराखंड का यमुनोत्री ग्लेशियर। और इसका मुहाना कहाँ है? प्रयागराज। बहुत अच्छा, यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज या इलाहाबाद में आकर गंगा से मिल जाता है। अब बताइए सर, यमुना नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यमुना नदी को खुला नाला भी कहते हैं क्योंकि यह नदी भारत के प्रमुख औद्योगिक शहरों से गुजरता है जिसमें उस उद्योग का गंदा पानी गिरता है, जिससे इसे क्या बोलते हैं? खुला नाला भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? खुला नाला कहते हैं। और यह गंगा नदी का सबसे लंबा सहायक नदी है। चलिए बताइए इसका लंबाई कितना है? 1375 किलोमीटर। अब बताइए सर, इसके बाद गंगा नदी का उद्गम स्थल? नहीं सर, गंगा नदी का उद्गम स्थल सर देखिए, गंगा नदी जो है आपका, वास्तव में गंगा नदी दो नदियों के संयुक्त जलधारा को कहते हैं। गंगा नदी बना है अलकनंदा और भागीरथी नदी से। अलकनंदा नदी उत्तराखंड के सतपथ हिमालय से निकलता है और ये जो भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी या उत्तराखंड के गोमुख गंगोत्री से निकलता है और उत्तराखंड के देव प्रयाग में आकर दोनों ही नदियों का जलधारा कर मिल जाता है, उसे क्या बोलते हैं? गंगा नदी कहते हैं। और गंगा नदी को उत्तराखंड में भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी जब उत्तराखंड से पहाड़ी क्षेत्रों से पहली बार मैदानी इलाका में प्रवेश करता है, वह स्थान कौन सा है? हरिद्वार। और हरिद्वार से यह कहाँ प्रवेश करता है? यह उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की 28 जिलों से होकर बहता है। उत्तर प्रदेश की 28 जिलों से होकर बहने वाला नदी कौन सा? गंगा नदी है। और यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के लिए बिजनौर जिला से होकर प्रवेश करता है। मतलब उत्तर प्रदेश में
सबसे पहला कहाँ करता है, ये बिजनौर जिला में प्रवेश करता है। और उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करता है, और बिहार में यह बक्सर जिला से प्रवेश करता है, और बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरता है, जिसमें पहला बक्सर, फिर भोजपुर, फिर आरा, फिर गया, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार। ठीक सर जी। और कटिहार से ये कहाँ प्रवेश करता है, तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जब प्रवेश करता है तो प्रवेश करते ही यह जलधारा 2 भागों में टूट जाता है। पूरब की ओर बहने वाले नदी का नाम भागीरथी, और जो जलधारा मुड़ता है दक्षिण की तरफ से बोलते हैं हुगली नदी। और हुगली नदी के तट पर बसा हुआ कौन सा, कोलकाता नगर। और कोलकाता नगर जो है 3 गांवों को मिलाकर स्थापित किया गया। कौन कौन सा, सूतानदी, कालीकाटा, गोविंदपुर। और इसके वास्तुकार कौन है, जो चारनौक हैं। और उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल एकमात्र 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर गंगा नदी को भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। और ये जो गंगा नदी है, यह जब बांग्लादेश से प्रवेश करता है पश्चिम बंगाल से, तो प्रवेश करते इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा नदी। और पद्मा नदी बंगाल के खाड़ी अर्थात मोहाना में गिरने से पहले मेघना नदी में जाकर मिल जाता है। अर्थात बंगाल के खाड़ी में गिरने से पहले यह मेघना नदी में जाकर मिल जाता है। इसका लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर, 2525 या 2525 किलोमीटर। और गंगा नदी का सहायक नदी कौन कौन सा है, तो यमुना है, कोसी है, सोन है, गंडक है, घाघरा है, बागमती है, रामगंगा है ना। और इसके बाद बागमती है, सहायक नदियाँ इसकी। और गंडक है ना, ये सहायक नदियाँ, गोमती सहायक नदियाँ हैं। और बात करें इसका, जो गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं उनकी सहायक नदियाँ, इसे क्या बोलते हैं, गंगा नदी का उप सहायक नदी कहते हैं। उसमें कौन कौन आता है, तो केन, बेतवा, चंबल, सेर, है ना, ये नदियाँ उसमें आती हैं। और अब बात करें इसमें गंगा नदी का, तो गंगा नदी पर ही भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 स्थापित है, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक है, जिसका लंबाई कितना है, 1620 किलोमीटर है। स्थापना कब 1986 में हुआ था। यह गंगा नदी एक पर ही बसा हुआ है। और गंगा नदी जो है यह विश्व के 3 देशों से होकर, 3 की 2 देश से होकर, कौन कौन सा, भारत और कौन सा, बांग्लादेश। और ये भारत के 4 राज्यों से होकर बहता है। कौन कौन सा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और कौन सा, पश्चिम बंगाल। ठीक है। और ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी को भारत का सबसे स्वच्छ नदी कहा जाता है। अच्छा, गंगा नदी का पानी सड़ता नहीं है, क्यों, कारण क्या है, इसमें बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाए जाते हैं, जिससे इसका पानी दूषित जल्दी नहीं हो पाता है और लंबे समय तक पानी इसका सड़ता नहीं। इसी कारण सर हिंदू लोग अपने घरों में गंगा नदी को कई समय तक, कई महीनों तक इसको आराम से रख पाते हैं। ठीक है सर। और गंगा नदी का बात करें तो ये हो गया इसका। और सबसे लंबा सहायक नदी कौन सा इसका, यमुना नदी होता है। अब बताइए सर, इसमें इतना हो गया है। अब बताइए इसमें, इसके बाद बताइए ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम स्थल, हाँ, यह हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रा से निकलती है और मिलती कहाँ पे है ये, तो मिलती है सर ये आपको, यह जाकर मिल जाती है किसमें, सतलज में। अच्छा बताइए, ब्यास नदी किसका सहायक नदी है, सिंधु नदी का। सिंधु नदी का सहायक कौन कौन सा, चिनाब, झेलम, ब्यास, रावी, सतलज। और ये 5 नदियों के समूह को पंचनद कहते हैं। और इसमें आपका एकमात्र ब्यास नदी ऐसा है जो केवल भारत में ही बहता है। अन्य जो इसकी सहायक नदी कौन कौन सी, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, ये भारत पाकिस्तान दोनों से होकर बहता है। ठीक है। अब बताइए सर, इसके बाद ब्यास नदी का लंबाई कितना है, 470 किलोमीटर। ठीक है। अब इसमें इतना हो गया है। अब इसमें और क्या दिए थे, अगला लिखिए। अब नदी में आगे लिखिए कौन सा आता क्या ना, वो लिखिए।